मुहूर्त निकला तो सबको फिर से मुंह मीठा करने का मौका मिल गया। ताऊ जी ने रसोइये को गर्म गर्म जलेबियां लाने को कहा। फटाफट गर्म गर्म जलेबियां आईं। ठंडी की शाम में अलाव के सामने बैठ के सब ने जलेबियां खाईं। 7 बजते बजते ठंड प्रचंड हो गई, इसलिए सब नीचे आ गए और नीचे बरामदे में बैठ गए। रसोइयों ने खाना बनाना शुरू कर दिया था, जिसकी खुशबू सबको मंत्रमुग्ध किए हुए थी। मैं यहाँ सब मर्दों के साथ बैठा था और नीतू वहाँ सब औरतों के साथ। साक्षी मेरी गोद में थी और अपनी प्याली प्याली आंखों से मुझे देख रही थी। अब नीतू जब से आई थी तब से उसने साक्षी को गोद में नहीं लिया था और उसकी ममता अब रह रहकर टीस मारने लगी थी। आखिर वो भाभी को लेकर कमरे से बाहर निकली और उस कमरे की तरफ देखने लगी जहां मैं सबके साथ बैठा था। भाभी चुटकी लेने से बाज नहीं आई और बोली, बेकरारी का आलम तो देखो। ये सुनकर दोनों खी खी करके हंसने लगी। इधर कल सुबह जाने की बात हो रही थी तो मैंने कहा कि मैं सबको घर छोड़ दूंगा, पर डैडी जी बोले, बेटा तुम्हें तकलीफ करने की कोई जरूरत नहीं है। पर गोपाल भैया जानते थे कि मेरा असली मकसद क्या है और वो बोल पड़े, चाचा जी सागर इसलिए जाना चाहता है ताकि नीता के साथ रह सके। गोपाल भैया ने बात कुछ इस ढंग से कही कि सब समझ गए और हंस पड़े। अब तो तुमने बिल्कुल नहीं जाना, अब तुम दोनों शादी के बाद ही मिलोगे। डैडी जी बोले, सही कहा समधी जी आपने, भाई थोड़ा रस्मों रिवाजों की भी कदर करो। ताऊ जी बोले। इधर नीतू और भाभी ने सारी बात सुन ली थी और ये ना मिलने वाली बात सुन नीतू का दिल बैठा जा रहा था। उसने बड़ी आस लिए हुए भाभी की तरफ देखा और भाभी सब समझ गई। सागर जरा इधर आना। भाभी ने मुझे आवाज दी और मैं साक्षी को लेकर बाहर आया। मेरी शक्ल पर 12 बजे देख वो समझ गई कि आग दोनों तरफ लगी है। भाभी कुछ कहती उसके पहले ही मेरी नजर ऊपर गई और देखा तो अश्विनी नीचे झांक रही है। भाभी कुछ करो ना, देखो कल मुझे इन्हें छोड़ने भी नहीं जाने दे रहे, मैंने मुंह बनाते हुए कहा। भाभी 1 मिनट कुछ सोचने लगी और फिर आवाज में बोली, अरे सागर तुमने नीता को अपना कमरा तो दिखाया ही नहीं। उनकी बात सुनकर हम दोनों समझ गए और दोनों सीढ़ियों की तरफ जाने लगे। अरे साक्षी को तो देते जाओ, इसका वहाँ क्या काम। भाभी ने फिर से दोनों की चुटकी लेते हुए कहा। मैंने एक बार देख लिया कि कोई देख तो नहीं रहा और ये भी कि अश्विनी देख ले। फिर मैंने झट से नीतू का हाथ पकड़ा और हम दोनों ऊपर आ गए। अश्विनी जल्दी से अपने कमरे में छिप गई और दरवाजा बंद कर लिया। हम दोनों मेरे कमरे में घुसे। नीतू आगे थी और मैं पीछे। मैंने दरवाजा हल्का से चिपका दिया और जैसे ही पलटा नीतू ने मुझे कसकर गले लगा लिया। आई लव यू बेबी, मैंने कहा और कुछ इतनी आवाज से कहा कि अश्विनी सुन ले। नीतू एकदम से मेरा मकसद समझ गई और बोली, ससेस अब तो इंतजार नहीं होता। ये सुनकर मेरी हंसी छूट गई, पर मैंने कोई आवाज नहीं निकाली और अपने मुंह पर हाथ रखकर हंसने लगा। तभी नीतू को एक शरारत सूझी और वो बोली, कितने दिन हुए मुझे आपको वो गुड मॉर्निंग वाली किसी दिए हुए। नीतू ने मेरी कमीज के ऊपर के 2 बटन खोले, मेरी गर्दन को बाईं तरफ झुकाया और अपने होंठ मेरी गर्दन पर रख दिए। मेरे हाथ उसकी कमर पर सख्त हो गए और मैंने उसे कसकर अपने से चिपका लिया। इधर भाभी एकदम से धड़धड़ाती हुई अंदर आई और हम दोनों को ऐसे गले लगे देख फिर से चुटकी लेने लगी। मुझे तो लगा यहाँ मुझे कुछ अलग देखने को मिलेगा, पर तुम दोनों तो गले लगने से आगे ही नहीं बढ़े। तुम्हें और कितना टाइम चाहिए होता है? क्या भाभी, अभी तो इंजन गर्म हुआ था और आपने उस पर ठंडा पानी डाल दिया, मैंने चिढ़ने का नाटक करते हुए कहा। हाय माफ कर दो देवर जी, पर नीचे आपके ससुर जी बुला रहे हैं। भाभी की बात सुनकर मैंने अपनी कमीज के सारे बटन बंद किए और ये देखकर भाभी की हंसी छूट गई। तुम दोनों जिस धीमी रफ्तार से काम कर रहे हो उससे तो तुम्हें एक रात भी कम पड़ेगी। भाभी ने फिर से दोनों का मजाक उड़ाया। मैंने जाकर भाभी को गले लगाया और उन्हें थैंक यू कहा तो भाभी ने मेरी टांग खींचते हुए कहा, देख रही है, जब से मेरी शादी हुई है आज पहली बार है कि सागर ने मुझे ऐसे गले लगाया है। क्यों नई बहू को जला रहे हो? ये सुनकर नीतू ने भी पीछे से आकर भाभी को गले लगा लिया। अब हम दोनों ही भाभी के गले लगे हुए थे कि तभी ताई जी हमें ढूंढती हुई आ गई। अरे वाह, देवर देवरानी और भाभी तीनों एक साथ गले लगे हुए हो। हम दोनों ताई जी को देखकर अलग हुए और भाभी ने अपनी बात फिर से दोहराई तो ताई जी ने उनके सर पर प्यार से एक चपत लगाई और बोली, जब उस दिन घर आया था तब गले नहीं लगाया था। तब भाभी को याद आया कि जब मैं पहली बार घर आया था तब मैंने सबको गले लगाया था। खैर रात के खाने का समय हुआ और सब ने एक साथ टेबल कुर्सी पर बैठकर खाना खाया। फिर जैसे ही गाजर का हलवा आया तो सारे खुश हो गए। डैडी जी ने ताऊ जी के इंतजाम की बड़ी तारीफ की। फिर खान पान के बाद सब सोने चल दिए।
ताऊ जी वाले कमरे में डैडी जी, पिताजी और ताऊ जी लेटे। गोपाल भैया वाले कमरे भाभी और नीतू सोने वाले थे और मेरे कमरे में मैं और गोपाल भैया सोने वाले थे। बाकी बची माँ, मम्मी जी और ताई तो वो माँ वाले कमरे में लेट गए। रसोई जा चुका था और बरामदे में बस मैं, गोपाल भैया, नीतू और भाभी आग के अलाव के पास बैठे थे। साक्षी मेरी गोद में थी और मेरी उंगली पकड़कर खेल रही थी। आपको क्या जरूरत थी सागर के छोड़ने जाने पर कुछ कहने की? भाभी ने गोपाल भैया की लेते हुए कहा। अरे मैं तो, भैया कुछ कह पाते इससे पहले मैं बोल पड़ा। सही में भैया एक दिन हमें साथ मिल जाता। हाँ भैया, अब देखो ना 10 दिन तक। जोश जोश में नीतू ज्यादा बोल गई और फिर एकदम से चुप हो गई। ये देखकर हम तीनों ठहाका मार के हंसने लगे। चिंता मत कर बहू, मैंने बात बिगाड़ी है तो मैं ही सुधारूंगा भी। 2-1 दिन रुक जा, फिर हम तीनों यानी मैं, भैया और भाभी शहर आएंगे। हम दोनों काम में लग जाएंगे और तुम दोनों अपना घूम लेना। भैया की बात सुन मैंने उन्हें झप्पी दे दी। कुछ देर हंस खेल कर हम सब अपने अपने कमरों में सोने चल दिए। अगली सुबह हुई और सब नहा धोकर तैयार हुए और नाश्ता पानी हुआ। फिर आया विदा लेने का समय तो ताऊ जी और पिताजी सबसे पहले अपने होने वाले समधी जी से गले मिले और ठीक ऐसा ही माँ और ताई जी ने अपनी होने वाली समधन जी के साथ किया। ताऊ जी ने गोपाल भैया को कुछ इशारा किया और वो अपने कमरे से मिठाइयाँ और कपड़े का एक गिफ्ट पैक लेकर निकले। समधी जी, ये हमारी तरफ से प्यार भरी भेंट। अब हम अपनी समझ से जो खरीद पाए वो हमने आप सब के लिए बड़े प्यार से लिया। ताऊ जी बोले और उधर डैडी जी बोले, अरे समधी जी इसकी तकलीफ क्यों की आपने? हम तो यहाँ रिश्ता पक्का करने आए तो, और आपने तो। डैडी जी का मतलब था कि वो तो जल्दी जल्दी में खाली हाथ आ गए थे और ऐसे में उन्हें शर्म आ रही थी। पर डैडी जी की बात पूरी होने से पहले ही ताऊ जी ने उन्हें एक बार और गले लगा लिया और बोले, समधी जी कोई बात नहीं। ताऊ जी ने डैडी जी को इतने कसकर गले लगाया कि वो कुछ आगे नहीं कह पाए और मैंने खुद ये सामान गाड़ी में रखवाया। मैंने मम्मी डैडी जी के पांव छुए और उधर नीतू सबसे मिलने और पांव छूने लगी। अगली बार तुझे मैं बहू कहकर गले लगाऊंगी, माँ बोली और फिर सब ने खुशी खुशी नीतू और मम्मी डैडी को विदा किया। उनके जाने के बाद सब घर में आए और ताऊ जी ने गोपाल भैया से मंगनी की रस्म की सारी तैयारियां शुरू करने को कहा। जिन लोगों ने कल मम्मी डैडी को आते हुए देखा था वो अब सब आकर पूछ रहे थे और ताऊ जी और पिताजी बड़े गर्व से मेरी शादी की बात बता रहे थे। दोपहर के खाने के बाद मैंने बात छेड़ते हुए कहा, मैं सोच रहा था कि शादी में और मंगनी के लिए सारे आदमी सूट पहने, माँ और हम लोग, आप सब साड़ियाँ, पर साड़ियाँ मेरी पसंद की होंगी। ताई जी, ठीक है बेटा, जैसा तू ठीक समझे। ताऊ जी, पर बेटा हमने कभी सूट नहीं पहना। सारी उम्र हमने धोती और कुर्ते में काटी है, तो अब कहाँ हमें पतलून पहना रहा है।